डे 2 सेशन 2 मेरे मुताबिक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल सेशन है इस रिवीजन सेशन का। और इसमें हमने थॉरो इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करनी है। मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं, समझाऊं, गो थ्रू करवा दूं। बड़ी तसल्ली से ये सारा समझिए, पढ़िए। जहां पर आपको लगे कुछ ऐसी बात आ गई जो बड़ी अनयूजुअल सी है, उसको मार्क कीजिए, फिर बाद में मुझसे पूछ लीजिए। आपकी किताब में ये चैप्टर नंबर 7 और 8 है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको छोड़ दीजिए। बिजनेस क्या है? 5 लफ्ज उसने लिखे: ट्रेड, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, कॉमर्स और प्रोफेशन। जो वोकेशन है ये लफ्ज अनयूजुअल है जरा। ये सिनोनिम है प्रोफेशन का। पेशे से जो पैसे कमाए जाएं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आते हैं। और उसने चूंकि लव्स इंक्लूड लिखा है, जिसका मतलब ये है कि इस 5 के अलावा और भी कोई एडवेंचर हो, कंसर्न हो जो इस नेचर का हो, बट उसमें एम्प्लॉयमेंट शामिल ना हो, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। देखिए, अगर आप कारोबार कर रहे हैं या आप गुड्स बेच रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं, दोनों केसेस में जो गुड्स बेच रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, और सर्विस बेच कर जो पैसे कमा रहे हैं वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। फिर उसके बाद आ गया उसके बाद फिर आगे चलता हूँ और अगली बात करता हूँ कि भाई आपने अपने पेशे से जो पैसे कमाए वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगे। अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर देने का काम है, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाईजान, अगर कारोबार करते हुए कारोबार के दौरान आपको कारोबारी ताल्लुकात की वजह से कोई फायदा हो जाए, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स होगा। अगर आपका बैंक ने इंटरेस्ट माफ कर दिया तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, अगर असल रकम ही माफ कर दी है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। फिर उसके बाद उसने अगली बात की और उसने कहा कि मुदारबा, एनी मुदारबा फी डिराइव्ड बाय द मैनेजमेंट कंपनी। मैनेजमेंट कंपनी जो मुदारबा फी लेती है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है। अच्छा जी, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रॉफिट ऑन डेट बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। अच्छा, और ये भी बताया था कि 5 इदारे हैं: स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी। अगर ये 5 इदारे किस्तों पर चीजें बेचें तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। Any amount distributed by the mutual fund or a private equity or venture capital fund out of its income from profit on that to a banking company or non-banking finance company shall be chargeable to tax under the head income from business and not under the head income from other source। ये बात आपको बता चुका हूँ। ये वाली बात, ये शायद आपको ये डायग्राम देखकर याद आए कि जनाब, बैंक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की और म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमा के बैंक को दिए, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। अच्छा जी, वो कहता है कुछ अहम पहलू इनकम फ्रॉम बिजनेस के। इसमें सबसे पहली बात ये है कि रेजिडेंट पर्सन जो है उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो आपने पहली बार सुनी है, जो आपको भी पता है। रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। सर जी, बिजनेस की बात करूं तो कैश बेसिस पर भी टैक्स हो सकता है और एक्रूवल बेसिस पर भी टैक्स हो सकता है। दोनों बेसिस पर टैक्स हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी बिजनेस कर रही हो तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ एक्रूवल बेसिस पर टैक्स होगी। याद रखें, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्शन ला होती है। कोई भी खर्चा जो होली और एक्सक्लूसिवली सारे का सारा और सिर्फ कारोबार के लिए किया जाए, वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। एक चीज और याद रखना, बिजनेस में नोशनल एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं है।
नोशनल इनकम जो है ना वो टैक्सेबल नहीं होती। यानी अगर एक बिल्डिंग है जिसमें आई कैप मौजूद है और बैठे बैठे एकदम इनके जहन में आया कि जनाब ये बिल्डिंग हमने 10 करोड़ की खरीदी थी, अब ये 40 करोड़ की है, तो 30 करोड़ पे का रीवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉर्ड कर लें, करते हैं ना अकाउंटिंग में। टैक्स वाले इसको नहीं मानते, टैक्स वाले कहते हैं ये नोशनल है। और ना सिर्फ ये, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करें और फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करें, टैक्स वाले ये दोनों बातें नहीं मानते। टैक्स वाले इंपेयरमेंट नहीं मानते। अगर आई कैप ने 1 लाख डॉलर देना है किसी यूएस कंपनी का और डॉलर की रेट बढ़ गया है, तो अकाउंटेंट तो फौरन गेन लॉस रिकॉर्ड करेगा। लेकिन टैक्स वाला जो है वो इस गेन लॉस को रिकॉर्ड नहीं करता, वो कहता है ये अनरियलाइज है। जब एक्चुअल में दिया जाएगा तब वो रियलाइज होगा, तब उस गेन लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई इसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि रियल प्रॉफिट्स को टैक्स वाले मानते हैं और नोशनल प्रॉफिट्स को नहीं मानते। दो तरह की रिसीट्स होती हैं, एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसीट और एक को कहते हैं कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर आप वसूल करते हैं, और कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती हैं जो वन ऑफ होती हैं। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो रेगुलर बेस पर हम रिसीव करते हैं, जैसे डेटर से पैसे वसूल करना, जैसे कैश में से वसूल करना, और ये हमेशा टैक्सेबल ही होती हैं। जबकि कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती हैं जो वन ऑफ होती हैं, जो ओकेजनल होती हैं। और इस केस में रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होता अनलेस एक्सप्रेसली डिक्लेयर, जब तक एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना किया जाए। तो भाई रिसीट में ये सारी चीजें, यानी कैपिटल रिसीट भी है, रेवेन्यू रिसीट भी है। कैपिटल रिसीट सिर्फ तब टैक्सेबल होगी जब लॉ खास तौर पे कहेगा, लेकिन रेवेन्यू रिसीट सिर्फ तब टैक्स आम तौर पे हमेशा टैक्सेबल होगी। अच्छा जी। वो कहता है कुछ रिसीट्स ऐसी हैं जो हमेशा टैक्सेबल होंगी। इसने 5 रिसीट्स का जिक्र किया है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर आप रिकॉर्ड एक्सपेंसेस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, इनकम में से खर्चा माइनस कर दिया, दोबारा रिकवर हो गया तो दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे, यस और नो, ये इनकम में शामिल होगा। सर आपने डेप्रिशिएबल एसेट को बेचा, जो पैसे वसूल हुए वो इनकम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो गेन लॉस हुआ वो इनकम में शामिल होगा। Recovery of bad debt allowed in preceding years. Recovery of bad debt allowed in preceding year. Preceding कहते हैं पिछले साल। Recovery of bad debt allowed in preceding year, अगर पिछले सालों के हवाले से बात की जाए तो बैड डेट की रिकवरी जो है, रिकवरी ऑफ बैड डेट अलाउड इन प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले सालों बैड डेट से अब रिकवर कर लिए तो जिस साल रिकवर किए उस साल इनकम में शामिल करके टैक्स करेंगे। सर जी ये वाली बात मैंने आपको अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी बताई है, यहाँ पर दोबारा आ गई है। 2018 में खर्चा किया था, 19, 20, 21 तीनों सालों में पे नहीं किया, 2022 में क्या होगा, दोबारा इनकम में ऐड हो जाएगा, और 2023 में अगर पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से। ये वाली बात मैंने अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताई है, और ये वाली बात इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी लिखी हुई है। अच्छा जी, अच्छा अब अगली बात ये कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, एक्रूअल बेस होगा या रिसीट बेस होगा। वो कहता है जो मेथड भी रखना है रेगुलर बेस पर रखो। दूसरा, कंपनी के लिए एक्रूअल बेसिस है, उसमें रिसीट बेस की ऑप्शन नहीं है। तीसरा, बोर्ड प्रिस्क्राइब कर देगा एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश और एक्रूअल बेस। चौथी बात, an application may be made by the person to a commissioner for a change in a person's method of accounting in writing. कोई बंदा चाहता है कि मैं एक्रूल से रिसीट या रिसीट से एक्रूल बेस पर आऊं तो क्या करेगा, कमिश्नर को इन राइटिंग लिखेगा। अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया तो इजाजत दे देगा। अगर एक पर्सन मेथड ऑफ काउंटिंग चेंज हो गया, द पर्सन शैल मेक एडजस्टमेंट सो दैट नो आइटम रिलेटिंग टू इनकम और डिडक्शन इज ओमिटेड और टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस।
टैक्स अकाउंटिंग में ये सारी बातें थी। ये वाली बात भी आपको पहले पढ़ाई हुई है, डबल डिडक्शन डबल डेरिवेशन वाली कल पढ़ाई थी, चैप्टर नंबर 4 का सबसे आखिरी बात। इसमें वो क्या कहता है भाईजान, एक इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए और एक खर्चा 2 बार इनकम में से माइनस नहीं हो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर a person accounting for income chargeable to tax under that income from business on a cash basis shall derive income when it is received and shall incur expenses when it is paid। तो भाई कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं जब पैसे पे करो तो इनकम में से माइनस करो, जब पैसे वसूल करो तो इनकम में शामिल करो। लेकिन एक रूल बेसिस कहता है जब पैसे कमाओ तो इनकम में शामिल करो, जब पैसे वाजिबुल अदा हो जाएं तो इनकम में से लेस करो। वाजिबुल अदा कब होंगे, जब 2 शर्तें पूरी होंगी। एक तो ये बात कंफर्म हो जाएगी पैसे अदा करने, और दूसरा ये बात कंफर्म हो जाएगी कितने अदा करने, तो ही आप उसे इनकम में से माइनस कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, अब ये वाली बात फिर दोबारा आ गई, भाईजान 2018 में खर्चा किया था, 19 20 21 में पे नहीं किया, 2022 में क्या करेंगे, दोबारा माइनस कर देंगे, दोबारा ऐड बैक कर देंगे जो पहले लेस किया था। 2023 में अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। ले सर, ये वाली बातें सारी आपके साथ कर दी। अब आ गई वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसमें वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द पर्सन इन अ ईयर शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। सर जी, कॉस्ट ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर है, पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। Where the person commenced to carry on business in a year, fair market value of any stock in trade acquired by the person prior to the commencement of business. This fair market value shall be determined at the time the stock is introduced in the business। वो कहता है अगर कोई बंदा नया का, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होता है, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होता है। अगर आप इस साल नया कारोबार शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, अकाउंटेंट कहेगा 0, लेकिन टैक्स वाला कहेगा 0 नहीं। जब कारोबार शुरू किया था, इफ्तिताह किया था, उस जगह जितना स्टॉक पड़ा होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। और उसे किस वैल्यू पर लेंगे, जिस वैल्यू पर इंट्रोड्यूस किया गया था कारोबार में, उस वैल्यू पर लेंगे उस स्टॉक को, स्टॉक की वैल्यू को। फिर उसके बाद आ गया क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी। सर आपने तो पढ़ा हुआ है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पढ़ा हुआ है ना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यही बात यहाँ पर भी। सर जी, प्राइम कॉस्टिंग मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अब हम 2 बार पास पेपर में न्यूमेरिकल आए, उसने कहा जी प्राइम कॉस्टिंग मेथड पे रिकॉर्ड किया है, अब क्या करें। सर जी, अगर प्राइम कॉस्टिंग मेथड पर रिकॉर्ड ऑलरेडी किया हुआ था तो अब आप रिवर्स कर देंगे, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट में से जो क्लोजिंग स्टॉक है, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में ऐड हुआ होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे प्राइम कॉस्टिंग मेथड के तहत, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 3 बार पास पेपर में आया है। और इसकी एडजस्टमेंट ये होती है कि ओपनिंग जो स्टॉक ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है वो प्राइम कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक है, उसको रिवर्स करेंगे, और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। Where particular items of stock in trade are not readily identifiable। अब आम कौन सा मेथड यूज होता है सर, अकाउंटिंग में भी FIFO मेथड यूज होता है, यहाँ पर भी FIFO या FCO, यही दोनों मेथड यूज होते हैं। उसने कहा जो मेथड यूज कर लो टैक्स वालों, इसको बाद में तब्दील नहीं करना, कैन नॉट बी चेंज एक्सेप्ट विद द रिटन परमिशन ऑफ कमिश्नर। रिटन परमिशन ऑफ कमिश्नर के अलावा इसको तब्दील नहीं करना। सर
ये मैंने आपसे जितनी बातें की हैं, मैंने आपसे यूनिट नंबर 1, चैप्टर 7 का यूनिट 1 और यूनिट 3 डिस्कस कर लिए। अच्छा, मेरी आराम से बात सुनो। मैं आपको ना जो इनकम टैक्स के बिजनेस का न्यूमेरिकल है ना, उसका क्रक्स बताने लगा हूँ, उसकी असल गेम क्या होती है। यार 3 तरह के खर्चे होते हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट ने लेस किए होते हैं, लेकिन टैक्स वाला कहता है लेस नहीं करने। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट ने लेस किए होते हैं और टैक्स वाला कहता है लेस करने हैं। और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट ने लेस नहीं किए होते और टैक्स वाला कहता है लेस करने हैं। ये 3 तरह की मुख्तलिफ खर्चे हैं। याद रखना, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट, इन दोनों में नॉर्मली फर्क आता है, डिफरेंस होता है। क्यों? खर्चों की वजह से। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट कहता है माइनस करो, टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना। या अकाउंटेंट कहता है माइनस करो, टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करने, माइनस करने हैं। या अकाउंटेंट कहता है माइनस ना करो, टैक्स वाला कहता है माइनस करने। अब ये ना, इसकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में फर्क होता है। अब हम जब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं ना इनकम टैक्स का, बिजनेस का, तो याद रखना हमेशा कहां से शुरू करते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट से। और अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करने का मतलब यह है कि जो अकाउंटेंट के मुताबिक एडजस्टमेंट है वो इस वैल्यू के अंदर हुई हुई है। ये बड़ी अहम बात है यार। अकाउंटेंट के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन है वो इस अमाउंट में से निकली हुई है, यस और नो? अकाउंटेंट के मुताबिक जो बैड डेट है वो इस अमाउंट में से निकला हुआ है। अकाउंटेंट के मुताबिक जो खर्चा है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से निकला हुआ है। हमने जब वर्किंग करनी होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, हम जाते हैं टैक्स प्रॉफिट की तरफ। तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो अकाउंटेंट ने किया होता है इसको रिवर्स कर देते हैं। अकाउंटेंट ने ऐड किया है तो लेस कर देंगे, लेस किया हुआ है तो ऐड कर देंगे। और ये करने के बाद फिर उसके बाद जो टैक्स वालों की रिक्वायरमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो फिर हम टैक्स प्रॉफिट की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे डोनेशन अकाउंटेंट ने लेस की हुई है, उसको ऐड बैक कर देंगे। और टैक्स वाला कहता है लेस नहीं करनी, कुछ नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट ने लेस की हुई है, उसको ऐड बैक कर देंगे। टैक्स वाला कहता है इतनी डेप्रिसिएशन लेस करनी थी, वो लेस करेंगे। सर, ये असल क्रक्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट से, तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट ने लेस किए हैं, मैंने उसे रिवर्स करना है। और कुछ और जो टैक्स वालों की प्रोविजन है उसके मुताबिक इनकॉर्पोरेट करना है। सर, अकाउंटेंट है और टैक्स। अगर अकाउंटेंट ने लेस किया हुआ है, टैक्स वाला कहता है लेस नहीं करना था, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जैसा डोनेशन के केस में हुआ। अगर अकाउंटेंट ने कहा है लेस करना था और टैक्स वाला कहता है हाँ लेस करना, तो उसमें क्या करेंगे? इग्नोर, कुछ भी नहीं करेंगे। यार अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है, टैक्स वाला कहता है माइनस होना था, तो ठीक है ना, हुआ हुआ ऑलरेडी, उसको इग्नोर करेंगे। हाँ, अगर अकाउंटेंट ने लेस नहीं किया हुआ और टैक्स वाला कहता है लेस करना है, उसको क्या करेंगे? जैसा इनिशियल अलाउंस। अकाउंटेंट ने लेस नहीं किया होता लेकिन टैक्स वाला कहता है लेस करना है, इसको लेस कर देंगे। ये मेनली 3 तरह की एडजस्टमेंट होती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट ने कहा है माइनस करने की इजाजत है। वो खर्चे जो होली और एक्सक्लूसिवली कारोबार के लिए हो, माइनस करने की इजाजत है। वो खब अच्छा, अब देखो, अगर कोई डेयरी बिजनेस है और उसमें जानवर मर जाता है, दूध देने वाला जानवर मर जाता है, तो जितना नुकसान होगा जानवर मरने का वो लेस करने की इजाजत होगी। लेट से 2 लाख रुपए की भैंस थी, उसकी लाश या उसका कार केसेस बिका है 15,000 रुपए का। असल में नुकसान कितना हो गया? 1,85,000। ये जो नुकसान हुआ ये अलाउड एज डिडक्शन होगा।
जितना जानवर मरने से नुकसान हुआ है ये अलाउड एज डिडक्शन हुआ। मरना भी जरूरी नहीं है, जानवर को कोई बीमारी आ गई है जिस वजह से वो परमानेंटली यूजलेस हो गया, तो भी जितना नुकसान हुआ इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो माइनस नहीं करने। अब बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से, मैंने तो एक एक लाइन में ये बोल देने हैं, लेकिन इस एक एक पॉइंट के ऊपर 15-15 मिनट की डिस्कशन है। सर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो माइनस नहीं करने। इनकम टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होता। सेल्स टैक्स और एफईडी इनकम में से माइनस होता है, लेकिन वो सेल्स टैक्स और एफईडी जो एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया जाए इनकम में से माइनस नहीं होता। मैंने 3 जुमले बोले। इनकम टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होता, सेल्स टैक्स और एफईडी इनकम में से माइनस होता है। वो वाला सेल्स टैक्स और एफईडी जो एंड कंज्यूमर को चार्ज हो जाए इनकम में से माइनस नहीं होना। अगली बात, अगर अमाउंट मिले और टैक्स कट के मिले तो जितना टैक्स कट जाए इनकम में से माइनस, इनकम टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होना। अगर आपको आपने पेमेंट की और आपको टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी लेकिन आपने टैक्स नहीं काटा तो वो इनकम में से माइनस नहीं होगा। आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट की, आपको चाहिए था कि आप 6% के हिसाब से टैक्स काट के उसको 94,000 पे करते। आपने गलती क्या की, आपने पूरा 1 लाख पे कर दिया। अगर आपने पूरा 1 लाख पे किया तो ये वाला 1 लाख नॉट अलाउड एज डिडक्शन, यानी एक्सपेंसेस के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। और अगर एक्सपेंसेस के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाजत ना हो, इसका क्या मतलब है भाईजान, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। हाँ, वो कहते हैं आपको टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी, आपने टैक्स नहीं काटा। अगर आपने टैक्स नहीं काटा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, वो वाला पूरा खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं। अब अगली बात सुनो, अगर आप माल बनाते हो और आपने रॉ मटेरियल खरीदा है 1 लाख रुपए का, आपको चाहिए था कि आप 6% टैक्स काट के 94,000 पे करते हैं। आपने क्या किया, आपने पूरा 1 लाख पे कर दिया, गलती कर दी। हमने आपको पढ़ाया अगर टैक्स काट के पे करना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है और उसकी पेमेंट करनी थी, तो उसने कहा फिर ये खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी, जो डिस अनाउंस होगा वो 20% से ज्यादा नहीं होगा। यानी अगर टोटल परचेजेस कितनी थी, 10 लाख की, तो डिस अलाउंस कितना होगा, इसका 20% से ज्यादा नहीं होगा। अब हम अब हम क्या करेंगे, एक तरफ जो टैक्स नहीं काटा वो ऐड बैक कर रहे होंगे और एक तरफ ये मैक्सिमम ऐड बैक कर रहे होंगे, इनमें से जो लोअर है वो ऐड बैक हो जाएगी अकाउंटिंग प्रॉफिट में से। जो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है इसका क्या मतलब है, अकाउंटेंट ने लेस कर दिया हुआ है, वो ऐड बैक होना है, यही मतलब है ना। तो अब मैं अब आपको जिस तरह समझा रहा हूं इस तरह से आई के पेपर में सवाल आया है और आना है कि भाई एक तरफ 1 लाख ऐड बैक करेंगे, एक तरफ टोटल परचेजेस का 20% लेंगे, चूंकि टोटल परचेजेस के 20% से ज्यादा ऐड बैक नहीं होना। उसने कहा जो डिस अलाउंस है वो 20% से ज्यादा नहीं होगा, तो जितनी टोटल परचेजेस है उसका 20% ले लो, 2 लाख, तो डिस अलाउंस 20% से ज्यादा नहीं होगा। एक तरफ एक्चुअल परचेजेस जिस पर टैक्स नहीं काटा वो लिखेंगे, एक तरफ डिस अलाउंस लिखेंगे जो कि 20% से ज्यादा नहीं होगा यानी 20% लिखेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो एड बैक हो जाएगा। तो क्या मेरा पॉइंट पिक किया, यस और नो? जी सर, 2 बार पास पेपर में है ये वाली एडजस्टमेंट। सर जी आप अगर थर्ड स्केज, आज आपको ये बात पता है कि थर्ड स्केजुअल आइटम क्या होती है। अगर आप थर्ड स्केजुअल आइटम बेचते हो, बनाते हो और बेचते हो, और जो डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है वो एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल नहीं है, तो जो कमीशन आप देते हो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ला होगी, 0.2%। 0.2% से ज्यादा कमीशन माइनस करने की इजाजत
नहीं होगी। तो भाई आप क्या करोगे, आप एक तो लिखोगे 0.2% ऑफ टर्नओवर और एक तो लिखोगे एक्चुअल कमीशन। इन केस ये नॉन फाइलर है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इन दोनों में से जो लोअर होगा वो ऐड बैक हो जाएगा। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो ऐड बैक हो जाएगा। एक्चुअल कमीशन और 0.2% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों में से जो लोअर होगा, ज्यादा से ज्यादा जो कमीशन अलाउ हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जो कमीशन जो है ना, ज्यादा से ज्यादा जो कमीशन माइनस करने की इजाजत होगी वो 0.2% से ज्यादा नहीं होगी। तो 0.2% से जो ज्यादा होगा उसको ऐड बैक कर। सर जी आपने सैलरी, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन डेट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, पेमेंट फॉर सर्विसेज और फी पेड बाय द पर्सन, 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीजों की पेमेंट कर रहे हैं और टैक्स काटे बगैर कर रहे हैं, तो ये वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। फाइन या पेनल्टी कानून की खिलाफ वर्जी पर पे करना पड़ रहा है तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। पर्सनल एक्सपेंस इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, सिवाय इन 5 एक्सपेंस के। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना था और एंटरटेनमेंट का खर्चा था, तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आपको यह बताना पड़ेगा कि किस ट्रांजैक्शन के हवाले से आप जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपने फॉरेन कस्टमर और सप्लायर्स को पर खर्चा किया है तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। कस्टमर और क्लाइंट्स पर खर्चा किया, माइनस करने की इजाजत होगी। मीटिंग पर खर्चा किया, माइनस करने की इजाजत होगी। ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस पर खर्चा, ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। जो खर्चा किया जाए वो उस बंदे पर किया जाए जिसका कंपनी से ताल्लुक है, वो सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। इसके अलावा अगर कोई खर्चा हुआ तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। थ्योरेटिकली ये 2 3 बार आया, आप इसको क्रैम कर लीजिएगा। सर जी अगली बात सुने, अगर आपने, सर जी ये प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुटी, पेंशन फंड, ये आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा। यहां पर आप क्या बन गए हैं, बिजनेस। बिजनेस वाला जो बंदा होता है वो अपने मुलाजमों को ये वाले पैसे देता है, यानी उसके लिए वो एक्सपेंस होता है। और हम पढ़ ये रहेंगे ये वाला एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत होगी या नहीं। तो भाईजान अगर आपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, या सुपर एनुएशन फंड में, या पेंशन फंड में, या रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी में कंट्रीब्यूट किया है, तो ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी, अगर ये अप्रूव्ड हो तो। अगर ये अप्रूव ना हो तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरे नंबर पे अगर ये अप्रूव्ड है मगर अफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किए गए कि जिस वक्त पेमेंट करनी है टैक्स काट के पेमेंट करनी है, तो भी इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। दोनों शर्तें पूरी हैं, पूरी होनी चाहिए, अप्रूव्ड भी हो और इफेक्टिव अरेंजमेंट भी हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो माइनस करने की इजाजत है, अदरवाइज माइनस करने की इजाजत नहीं। Any amount in excess of 50% of total contribution made by the person to approved pension fund। सर जी अगर आपने अप्रूव पेंशन फंड में या अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, टोटल पैसे जितने मिले उसमें 50% से ज्यादा एम्प्लॉय ने दिया है, तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आपने किसी रिजर्व फंड या कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन मूव हो रही है, तो याद रखना वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होती। फिर प्रॉफिट ऑन डेट है, ब्रोकरेज है, एओपी यानी पार्टनरशिप अगर अपने पार्टनर को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी दे, तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। 32,000 से ज्यादा की सैलरी कैश में दी जाए तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। कैपिटल नेचर का खर्चा हो तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, अलबत्ता उसकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और उसका जो एडमिन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन या पब्लिसिटी का खर्चा है वो 10% से ज्यादा हो, एनी सेल्स, प्रमोशन, advertisement and publicity expense in excess of 10% of turnover incurred by pharmaceutical manufacturer।
Any sales, promotion, advertisement, and publicity expenses in excess of 10% of turnover incurred by pharmaceutical manufacturer. तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. इन एक्सेस ऑफ 10%, 10% से ज्यादा तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. यानी टर्नओवर था 100 रुपए, तो 10 रुपए तक का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा माइनस करने की इजाजत है. 11 रुपए है तो 10 माइनस करेंगे, एक एड बैक कर देंगे. सर अगली बात सुनना. अगर कोई खर्चा है, जिस अकाउंट हेड का खर्चा है उसका बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का बैलेंस 25,000 से ज्यादा है, और आप कैश में पे कर रहे हैं, तो ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. आई कैब में सवाल इस तरह से आता है कि वो कहते हैं 2,72,000 रुपए की रिपेयर का खर्चा कैश में पे किया गया, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट बैलेंस भी पता चल गया 250 से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन भी 250 से ज्यादा है, पेमेंट भी कैश में की गई, तो तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर ये नॉट अलाउड एज डिडक्शन होता है. अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, और पेमेंट कैश में की जाए तो. हाँ बता, इस रूल की एक्सेप्शन में आ गया यूटिलिटी, फ्रेट, एयर टिकट, हवाई जहाज की या किसी की टिकट, ट्रेवल फेयर. ट्रेवल फेयर टिकट है, फ्रेट चार्जेस जो माल आने जाने का खर्चा है वो है, पोस्टेज और टैक्सेस या कोई सरकारी पेमेंट करनी है, ड्यूटीज, फ्रीज, फाइन्स, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी. 2.5 लाख से ज्यादा का बैलेंस हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा की हो, पेमेंट कैश में की जाए तो इनकम में से माइनस नहीं होगा. लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन है, जितनी भी अमाउंट कैश में हो, अगर यूटिलिटी के लिए, फ्रेट के लिए, ट्रेवल के लिए, पोस्टेज के लिए, टैक्सेस, ड्यूटीज, फी, फाइन्स और स्टैट्यूटरी पेमेंट करनी है, तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी, चाहे जितना भी पैसा कैश में पे कर रहे हैं. यूटिलिटी बिल की अभी तक उसने लिमिट बताई नहीं है, लेकिन जो लिमिट वो बता दे वही होगी, कि उससे ज्यादा का खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझना. जितने परसेंट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए जाएंगे, उतने परसेंट एक्सपेंसेस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे. जितने परसेंट खर्चा अन जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे, उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. पहली शर्त, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 मिलियन पर पर्सन पर एनम. दूसरी शर्त, ये जो खर्चा नॉट अलाउड है, ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जो खर्चा नॉट अलाउड है, ये 10% ऑफ एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं हो सकता. ये सर बड़ी बड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट है, मैंने बता दी. उसके बाद आगे चलते हैं. भाई जन एफबीआर वाले कहते हैं, अगर सारी कंपनियों की सेल्स रियल टाइम में अपने हेड ऑफिस पहुंच जाती हैं, तो फिर एफबीआर भी पहुंच सकती है. इस वजह से उन्होंने कहा भाईजान आप अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि रियल टाइम में जो सेल आप करें वो एफबीआर के पास पहुंचे. भाईजान अगर कोई बंदा, एफबीआर ने कहा है उस पर अमल नहीं करता, तो क्या होगा? सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. कोई भी खर्चे जो एट्रीब्यूटेबल टू सेल है वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. लेकिन ये सेलिंग एक्सपेंस टोटल एक्सपेंसेस के 8% से ज्यादा नहीं हो सकता. नहीं सर, ये डिस्कशन भी हो गई. उसके बाद आ गया कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होती. मैंने एक एक खर्चा आपको बताया है. अब कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है? साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा, पाकिस्तान में रिसर्च की गई है और पाकिस्तान में वो खर्चा किया गया है, तो माइनस करने की इजाजत होगी.
बिजनेस के लिए हो, पाकिस्तान में किया गया हो, और बिजनेस पर्पस के लिए किया गया और पाकिस्तान में किया गया, और रिसर्च का खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। हाँ, अलबत्ता उसने आगे ये कहा कि अगर आप कोई डेप्रिसिएबल एसेट खरीदने पर खर्चा करें तो वो माइनस नहीं होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने पर खर्चा करें वो माइनस नहीं होगा। कोई नेचुरल डिपॉजिट है, नहीं है, कहाँ पर है, कितना है, किस क्वालिटी का है, ये चेक करने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, एक तरफ तो कंपनी खुद रिसर्च करती है, बाज़ औक़ात कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कह देती है कि आप रिसर्च करें, तो वो जिस दूसरी कंपनी को कहा गया है वो भी क्या होनी चाहिए, बोर्ड से अप्रूव्ड होनी चाहिए। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो खर्चा आता है वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। बल्कि एम्प्लॉयज की फैमिली अगर स्कूल में या हॉस्पिटल में ट्रेन होते हैं तो जो खर्चा आएगा इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। हाँ, अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको बोर्ड ने फेडरल प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसके वाले से आपने कि वहां पर किसी बंदे को ट्रेन किया तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी वो वाला खर्चा। अगला पॉइंट बड़ा क्रूशियल है, वो कहता है आपका मुलाजिम नहीं है कोई, पाकिस्तान का सिटीजन है, आप उसको ट्रेनिंग दिला देते हो किसी ऐसी जगह से जो कि अप्रूव बाय बोर्ड है, तो वो खर्चा कंपनी की इनकम में से या इदारे की इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। एक दो बार ये भी सवाल पास पेपर में आया हुआ है। प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है। मैं आपको लीज रेंटल या लीज पेमेंट की डिस्कशन आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी डिटेल से इसको समझना, मैंने मैक्सिमम चीजों को कॉम्प्रीहेंड किया हुआ। सर जी, लीज में दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी, एक लेसर। मैंने गाड़ी किस्तों पर ली, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बिजनेस के लिए गाड़ी किस्तों पर ली, मैंने गाड़ी ली है किस्तों पर, मैं लेसी हूं, और बैंक जिसने गाड़ी दी है किस्तों पर वो लेसर है। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं कि असल में गाड़ी का मालिक कौन है, अली इमरान नहीं है, गाड़ी का मालिक बैंक है। जो गाड़ी का मालिक है उसको डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। लेसी कहता है कि गाड़ी का जो अकाउंटेंट है वो कहता है गाड़ी का मालिक अली इमरान है। अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन भी अलाउ करता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अलाउ करता है। टैक्स वाला कहता है नहीं, ये गाड़ी किराए पर ली हुई है, सिर्फ लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत। अब मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग प्रॉफिट से आप वर्किंग शुरू करते हो, सबसे पहले अकाउंटेंट ने लेस किया, वैसे क्या कर दो, एड बैक। और फिर जो टैक्स वाले ने कहा है कि इनकॉर्पोरेट करना है उसको क्या कर दो। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, आमतौर पे ये एडजस्टमेंट बड़ी बार आई है। लीज रेंटल लेस करना होता है, आप इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी होती है। क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो तो कहता है कि लेसी मालिक है, लेकिन टैक्स वाला कहता है लेसर मालिक है। अकाउंटेंट जो है वो डेप्रिसिएशन लेस कर देता है, टैक्स वाला कहता है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड बैक करो, लीज रेंटल लेस करो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेसर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक तरफ अकाउंटेंट है और एक तरफ टैक्स वाला है। टैक्स वाला कहता है मालिक कौन है, लेसर है। टैक्स वाला कहता है डेप्रिसिएशन लेसर लेस करेगा, और जो किस्त मिल रही है लेसर के लिए वो इनकम है। जबकि अकाउंटेंट कहता है जो कमाई हो रही है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम है। अब जो अकाउंटेंट कह रहे हैं हमने वो रिवर्स करना है, इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दिया, लेस कर दिया। और जो टैक्स वाला कह रहा है कि लीज रेंटल ऐड करो, इसको ऐड कर दिया, और डेप्रिसिएशन को लेस करो, इसको लेस कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लैश इनिशियल अलाउंस, अगर इनिशियल एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो इनिशियल अलाउंस भी लेस होगा। लीज में लेसर, लेसी, अकाउंटेंट क्या सोचता है, टैक्स वाला क्या करता है, न्यूमेरिकल में क्या करना है, मैंने सारे पहलू कवर किए हैं सर। सर बैड डेट्स, अकाउंटेंट कहता है बैड डेट माइनस कर दो, टैक्स वाला कहता है ऐसे नहीं, उसकी कुछ शर्तें हैं, शर्तें पूरी होंगी तो बैड डेट माइनस होगा। सबसे पहली शर्त यह है, बैड डेट सिर्फ तब माइनस होगा जब पहले अकाउंटेंट ने उसको इनकम, पहले टैक्स वालों ने उसको इनकम में शामिल किया हुआ था। क्या मतलब,
अगर आपने एंट्री आपका डेटर था, आपने एंट्री की डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, तो यहाँ पर आपने इनकम में शामिल किया था। अब बैड डेट हो गया, अब माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एंट्री की थी डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय और क्रेडिट कैश, डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय और क्रेडिट कैश, तो बैड डेट डेबिट करेंगे, एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट। तो सर समझ में आ रही है ये वाला पॉइंट? इसकी एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, इसकी एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है? लोन टू कस्टमर, अगर किसी बैंक ने किसी बंदे को लोन दिया तो उसने तो इनकम में शामिल नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो बैड डेट हो गया तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। तो भैया मैंने आपको तीन केसेस बताए, अगर इनकम में शामिल नहीं किया तो बैड डेट के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर इनकम में शामिल किया है तो बैड डेट के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। एक्सेप्ट बैंक, इनकम में शामिल नहीं किया लेकिन एज बैड डेट इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, बैड डेट सिर्फ वही होगा जो अकाउंटेंट की नजर में भी बैड डेट हो, और बैड डेट उतना ही माइनस किया जाएगा जितना अकाउंटेंट ने कहा है, या उससे कम माइनस करेंगे, ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। और बैड डेट सिर्फ तभी माइनस होगा जब कोई जेन्युइन रीजन हो, रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव हो कि ये बैड डेट है। और आखिरी बात, अगर बैड डेट सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया तो क्या करेंगे? दिस इज ए माइनस बी। अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज ए? ए बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज ए? बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज बी? एक्चुअल बैड डेट जो अकाउंटेंट ने किया था, अलाउड बैड डेट जो टैक्स वालों ने किया। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो ये इनकम है, अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो ये एक्सपेंस है और अलाउड एज डिडक्शन। आपको बताऊं न्यूमेरिकली इसको कैसे डील करना है? सबसे ट्रिकी पॉइंट ये है, अगर तो बैड डेट हुआ है सिंपल, तो जो अकाउंटेंट ने लेस किया है उसे ऐड कर दो, और जो टैक्स वालों ने किया उसे इनकॉर्पोरेट। लेकिन अगर बैड डेट रिकवर हुआ है, यार आपको पता होना चाहिए, अगर बैड डेट रिकवर हुआ है तो जितने पैसे रिकवर हुए होंगे अकाउंटेंट ने उसको इनकम के तौर पे शामिल कर लिया होगा। तो सबसे पहला काम ये करो कि जो अकाउंटेंट ने इनकम के तौर पे शामिल किया हुआ है और ऐड किया हुआ है, पहले उसे क्या कर दो? लेस कर दो। ये अकाउंटेंट ने जो ऐड किया उसको लेस कर दो, और फिर टैक्स ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आंसर प्लस आए तो ऐड कर दो, अगर आंसर माइनस आ जाए तो लेस कर दो। ले सर, ये सारी डिस्कशन थी हमारी चैप्टर नंबर 7 की। कौन से खर्चे माइनस करने हैं, कौन से खर्चे माइनस नहीं करने हैं, मैंने एक एक बताया। अब आ गए हम अगले चैप्टर 8 पर, दैट इज डेप्रिशिएबल एसेट एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है? सर जी, सबसे पहली बात है कि डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन अलाउड नहीं है। दूसरे नंबर पे बात है डेप्रिशिएबल एसेट क्या है? वो एसेट जो अवेलेबल फॉर यूज हो, बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, और वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू कम होती हो, और उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, वेयर एंड टेयर की वजह से वैल्यू कम होती हो, और दूसरा क्या है? used wholly or partly by person in deriving income from business chargeable to tax। जी, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की।
स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में इसको याद करने में बैठे तो काफी ज्यादा चीजें हैं। मैं ना आपको एक नक्शा आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, अगर आप वो जेहन में रखें तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। एक तरफ अपने जेहन में एक गांव रखें, एक तरफ अपने जेहन में एक शहर रखें। गांव और शहर में जो फर्क है ना वो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का है। गांव में सड़कें नहीं है, गांव में बिल्डिंग नहीं है, गांव में ब्रिज नहीं है, गांव में टनल नहीं है, गांव में हवाई एयरपोर्ट नहीं है, गांव में क्या कहते हैं बैरी जहाज के रुकने के लिए जगह नहीं है, गांव में ट्रेनें नहीं है, गांव में डैम नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें शहर और गांव का डिफरेंस सोचें, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये 8-10 चीजें आप खुद लिख लेंगे, एक बार इसको देखेंगे, आपको मैंने इसका चीट कोड दे दिया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैंने और इस्लामिक बैंकर ने इस्लामिक बैंक के साथ मिलकर मैंने इस्लामिक बैंक के साथ मिलकर अंडर मुशारका फाइनेंसिंग कोई एसेट खरीद लिया है, तो समझा जाएगा कि मैं उस एसेट का मालिक हूं और उसकी डेप्रिसिएशन मुझे एज डिडक्शन अलाउ होगी। रेट क्या होते हैं सर, पेपर में गिवन होंगे, शॉर्टकट बताऊं, बिल्डिंग 10, आईटी एयरक्राफ्ट 30, बाकी सारे 15। फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट है, जिस साल खरीदा पूरे साल की डेप्रिसिएशन, जिस साल बेचा कोई डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनल बेसिस पर चार्ज होगी, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट डेप्रिसिएशन इनकम में से माइनस होगी, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा उतने परसेंट डेप्रिसिएशन इनकम में से माइनस नहीं होगी। आगे चलते हैं। डब्ल्यूडीवी क्या होती है? डब्ल्यूडीवी वो अमाउंट है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट लगता है। तो डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस से डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो डब्ल्यूडीवी बन जाती है। और अगर कोई पुराना एसेट हो तो इनिशियल अलाउंस से सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो डब्ल्यूडीवी बन जाती है, जिस पर रेट अप्लाई करें तो डेप्रिसिएशन निकलती है। अगर कंसिडरेशन या सेल प्रोसीड थी 100 रुपए और डब्ल्यूडीवी थी 70 रुपए, तो 30 का गेन आ गया और टैक्सेबल होगा। अगर कंसिडरेशन थी 100 रुपए और डब्ल्यूडीवी थी 120 रुपए, तो क्या आ गया? 20 का लॉस आ गया। लॉस आ गया तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। ये तो कॉमन बातें आपको वैसे भी पता है। सर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लीजिंग कंपनी, मुदारबा है, इन्होंने एसेट किस्तों पर दिया हुआ है, तो उसके लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस लेस करने की इजाजत होगी। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस लेस करने की इजाजत होगी। लेकिन सर, एक छोटी सी बात आपको और बताऊं और फिर चलते हैं। सर जी, 3 बातें हैं, एक बात के अंदर 3 बातें हैं। बात नंबर 1, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। 60% एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो 60 डेप्रिसिएशन इनकम में से माइनस होगी और 40 माइनस नहीं होगी। डब्ल्यूडीवी ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे ये एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा 1 लाख माइनस करेंगे और फिर अगली डेप्रिसिएशन आएगी। अब इसमें से जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट माइनस होगा और जितने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा उतने परसेंट माइनस नहीं। तीसरी बात सबसे अहम, 2 बार पेपर में टेस्ट हो चुकी है, बच्चों को समझ ही नहीं आता ये आई किधर से है। सर, अगर एक एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है और हमने उस एसेट को बेच दिया, तो कैसे गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे? वो कहते हैं भाईजान आपने कितने का बेचा वो लिखे। डब्ल्यूडीवी ऐसे निकालेंगे जैसे ये एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है और उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन जो नॉट अलाउड है। ये देखो 40 और ये ऐड कर देंगे। अगर ये यही सवाल आया, अब्बास वाला सवाल है, उसमें यही एडजस्टमेंट पूछी है उसने। क्या पूछा है कि भाईजान जो डब्ल्यूडीवी है उसके अंदर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन जो नॉट अलाउड है अगर एक एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। ये सर सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। अब जरा आ जाओ व्हीकल की तरफ। सर जी, आपको बताता चलूं, व्हीकल ना 2 तरह की होती है।
एक प्लाइंग फॉर हायर और एक नॉट प्लाइंग फॉर हायर। प्लाइंग फॉर हायर वो व्हीकल होती है जिसकी हैसियत प्लांट एंड मशीनरी की सी है। प्लाइंग फॉर हायर वो व्हीकल है जिसकी हैसियत प्लांट एंड मशीनरी की सी है, और उस व्हीकल से रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे डेवो वालों के लिए डेवो बस, वो तो उसकी हैसियत प्लांट एंड मशीनरी की सी है। टीसीएस वालों के लिए गाड़ियां, या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वालों के लिए गाड़ियां, ये इन लोगों के लिए प्लांट, इन लोगों के लिए गाड़ी की हैसियत क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरी की होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है वो क्या है, ये वो वाला इदारा है जिसके लिए प्लांट एंड मशीनरी, जिसके लिए गाड़ी की हैसियत प्लांट एंड मशीनरी की नहीं है। जैसे कि नेस्ले है, नेस्ले वाले अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देते हैं। या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप देता है। कोई इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्टूडेंट को पिक एंड ड्रॉप देता है। इन दोनों केसेस में इनके लिए व्हीकल क्या होगा, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर होता है, इनके लिए व्हीकल होगा नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अब मेरी बात सुनो, वो कहता है मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर इज 7.5 मिलियन। टैक्स वाले कहते हैं 75 लाख से ज्यादा गाड़ी की वैल्यू नहीं हो सकती जो नॉट फ्लाइंग फॉर हायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब होगा क्या, एक इदारे ने गाड़ी खरीदी है 10 मिलियन की, अकाउंटेंट कहेगा 10 मिलियन है, 15% लोग 15 लाख की डेप्रिसिएशन है। टैक्स वाला कहेगा 10 मिलियन है, चलो भागो, मैं 10 मिलियन नहीं मांगता, मैं कितना मानता हूं, 7.5 मिलियन से ज्यादा की डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। वो कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा, 1125। अब जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे, अकाउंटेंट ने तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस की होगी, उसे ऐड बैक कर देंगे और टैक्स वाली लेस कर। ठीक हो गया सर जी। अच्छा जी, अब अगली बात सुनो, नेक्स्ट लेवल। अब टैक्स वाले फंस गए। एक बंदे ने 15 15 मिलियन की या 10 मिलियन की गाड़ी खरीद कर 9 मिलियन की बेच दी। अब टैक्स वाले जो कहते थे भी 7.5 मिलियन से ज्यादा की तो गाड़ी होती ही नहीं, अब हो गए यार, अब हम क्या करें। अब उस पर जो गेन लॉस आ रहा है, टैक्स वालों का दिल चाहता है उस पर टैक्स तो लगे, और टैक्स तो गवर्नमेंट के पास आए। ये एक प्रॉब्लम आ गई। उस पर उन्होंने कहा भाईजान, अगर कॉस्ट ऑफ व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर 7.5 मिलियन से ज्यादा है और आपने बेच दी है, तो फिर सेल प्रोसीड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है, अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। लेट्स से अलाउड कॉस्ट है 7.5, बल्कि ये तो पक्की 7.5 है, एक्चुअल कॉस्ट है 10, और लेट्स से बेची है 9 मिलियन की, तो सेल प्रोसीड कितनी आ गई, कैलकुलेटर पकड़ना यार। 6.75, ये क्या है, ये सेल प्रोसीड। अब डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे, ये पहला स्टेप था, सेल प्रोसीड निकालने। डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे, एज्यूम करो कि उस गाड़ी की वैल्यू 7.5 मिलियन है और डब्ल्यूडीवी निकालो। लेट्स से ईयर 1 में खरीदी थी, ईयर 2 में बेच दी, तो भाई डब्ल्यूडीवी निकलेगा 7.5 मिलियन, और एक साल की डेप्रिसिएशन है 1.125 जी। इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। 6.375, तो 6.75 माइनस 6.375 कह दें तो ये गेन आ जाएगा जी, बताइएगा। 0.375। मुझे आप लोगों को देख के हंसी आ रही कि सर जो करना है आपने ही करना, हम तो भाई आराम से आके बैठ गए, हमारी ये भी बड़ी मेहरबानी। ठीक हो गया। अगर तो आप अलर्ट हैं उन चीजों को पिक कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप सिर्फ महसूस ही कर रहे हैं कि यार ठंड बड़ी हो गई है, एसी थोड़ा कट हो जाए, बस, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या गया है। लेकिन जो अटेंटिवली बैठे हुए हैं उन्हें अंदाजा है कि सारे कॉन्सेप्ट
आसान उर्दू में मैं गो थ्रू करवा रहा हूं। लेकिन सर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों हो गए। ये वाली बात खत्म हो गई। अगली बात पे आने लगो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो, तो कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे और गेन लॉस हमेशा किसके बराबर आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। सर एग्जांपल लीजिए, सेल प्रोसीड है 150 रुपए, कॉस्ट है 100 रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30 रुपए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, यस। तो क्या करेंगे? कॉस्ट को सेल प्रोसीड ले लेंगे। ये डब्ल्यूडीवी कितनी आई? 120। और गेन कितना आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो कॉस्ट को तब्दील करना, ये चीजें इनमें रखिएगा। अगली बात सुनो, डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान, ये अगला पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट पता नहीं आए कि आपको इससे क्या प्यार है। इन 3 में से एक ना एक जरूर आना होता है पेपर में, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अच्छा जी, अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से बाहर तो क्या होगा? क्या कहा? डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्टेड आउटसाइड पाकिस्तान तो क्या होगा? वो कहता है स्टेप नंबर 1, पहली बात है डेप्रिशिएबल एसेट हो, फिर दूसरी बात है पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो सेल प्राइस को कॉस्ट के बराबर ले लेंगे। सर जी सेल प्राइस थी 150, कॉस्ट थी 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 30 की। सेम डाटा है, फर्क पता किधर आना है? इसने 150 की बजाय क्या हो जाना? 100। डब्ल्यूडीवी कितनी है? 70। गेन कितने का आना है? 30 का। किसके बराबर? यस। अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा है तो सेल प्राइस को तब्दील करना है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा है तो कॉस्ट को तब्दील करना है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अच्छा जनाब, इनिशियल अलाउंस का क्या सीन है? सर इनिशियल अलाउंस पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा डेप्रिशिएबल एसेट। सर वो तो पढ़ लिया। फिर पढ़ना पड़ेगा डेप्रिशिएबल एसेट 2 तरह के होते हैं, एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट और एक अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट। एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट और एक अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या है और एक अदर डेप उसने कहा एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या है, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं अदर डेप्रिशिएबल एसेट क्या है। वो बता दिया, वो नहीं होंगे तो फिर एलिजिबल ही होगा। सर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी डिडक्शन अलाउड फॉर एंटायर कॉस्ट, अगर प्लांट एंड मशीनरी जिसकी पूरी कॉस्ट से अलाउड हो गई है फिर तो वो डेप्रिशिएबल ही नहीं रहा। सर जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और वो एज डिडक्शन लाओगे तो फिर उसकी कॉस्ट नहीं रहेगी ना, वो सारा ही माइनस हो गया, तो वो डेप्रिशिएबल ही नहीं रहा। डेप्रिशिएबल नहीं रहा तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट का तो सवाल ही पैदा नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये 5 चीजें हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें जो अदर डेप्रिशिएबल एसेट। ये 5 चीजें जो अदर डेप्रिशिएबल एसेट है। अब इसके अलावा जो और है वो सारे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट तो होता क्या है? इनिशियल अलाउंस मिलता है। इनिशियल अलाउंस किस चिड़िया का नाम है? तो भाई इसका जवाब है इनिशियल अलाउंस कॉस्ट के 25% के बराबर एज डिडक्शन अलाउड। तब जब नया एसेट लिया हो, जब खरीदें तब, वो कहता है जब आपने कमर्शियल यूज किया है, अवेलेबल फॉर यूज हुआ है, ये यूज किया है। और दूसरे नंबर पे जब आपने, वो कहता है विच एवर इज
लेटर, जब आपने फर्स्ट टाइम यूज किया कारोबार में, या जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, विच एवर इज लेटर, इस वक्त मिलेगा। सर इसमें दो तीन बातें बड़ी क्रूशल हैं। पहली बात, ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा, ये बात डेप्रिशिएबल के बारे में नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा हो, बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, इनिशियल अलाउंस मिलेगा। अगर पहली बार इस्तेमाल हुआ है या कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, विच एवर इज लेटर। तीसरी बात, अगर एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस हो, 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या इनिशियल अलाउंस भी 60-40 होगा? द आंसर इज नो। इनिशियल अलाउंस पूरा ही अलाउ होगा। कितना? 25%। कब? एक बार। कब? सिर्फ एक बार, जब बिजनेस में इस्तेमाल होना शुरू हुआ या कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। कॉस्ट क्या होगी? जो अकाउंटिंग के तरीके हैं कॉस्ट निकालने के, वही तरीके अप्लाई होंगे। सर अगर एक एसेट आपने लीज किया, लेसर ने ये एसेट दिया है, तो लेसर को मालिक समझा जाएगा। अगर वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, तो लेसर को इनिशियल अलाउंस लेस करने की इजाजत होगी लीज रेंटल में से। ये बात मैंने उधर भी बताई थी। अच्छा भैया, ये सारी बातें तो मैंने आपसे कर ली। हाँ, एक चीज बड़ी अहम है। देखो, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं नई मशीन खरीदूंगा, तो 100 में से 25 तो एक निकल गया इनिशियल अलाउंस। उसके बाद जो 75 आया ना, उसकी निकलनी है डेप्रिसिएशन। लेट्स से डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से कितनी हो गई? 11.25। इसको लेस किया तो कितना आ गया? यानी पहले साल के बाद मेरी WDV कितनी हो जाएगी? अच्छा, अक्सर आपको सवाल में ना उसने WDVs दी होती हैं जालिम ने, और ये बताया होता है सेल परचेज हो रही है। अब वहां पर आप फंस जाते हो कि अब मैं कैसे करूं। सुनो, बिल्कुल आसान तरीका है। आप ओपनिंग WDV लो, सबसे पहले जो डिस्पोजल है उसे लेस कर, उसके बाद जो परचेज है उसको देखो। परचेज को देखो कि ये परचेज एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं। अगर परचेज एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, तो 100 में से इनिशियल अलाउंस लेस करके 75 ऐड करो। और अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो पूरा 100 ऐड करो। ये फिर आ गया टोटल अमाउंट। इस टोटल अमाउंट पर फिर 15% लगाकर डेप्रिसिएशन निकालो। तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है किस तरह से आपने क्वेश्चंस को हल करना है। अगर वो आपको ओपनिंग WDV दे दे और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड दे दे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। लो सर, डेप्रिशिएबल एसेट और इनिशियल अलाउंस भी अल्लाह को प्यारा हो गया सर। अब आगे चलते हैं। इनटेंजिबल्स। इनटेंजिबल के साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ है? मींस। पेटेंट इधर भी लिखा हुआ है, उधर भी जालिम ने लिखा हुआ था। किधर? कैपिटल एसेट में भाईजान, वहां पर लिखा हुआ था अगर अमोर्टाइजेबल नहीं है तो उधर है, अगर अमोर्टाइजेबल है तो इधर आएगा। ये उसने सर 6 और 6 12 और 4 16 आइटम्स। सर 16 आइटम्स हैं, और उसने उसके बाद लिखा कोई भी खर्चा जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए किया किया जा रहा हो इन आइटम्स को बनाने के लिए, तो वो इंटेंजिबल में शामिल होगा। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल और अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से कोई इंटेंजिबल है, तो वो शामिल नहीं होगा। सर उसने अगली बात ये कही है कि इंटेंजिबल जो है उसकी वो होता है जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा की हो। और इनटेंजिबल पर जो खर्चा होता है वो इनकम में से माइनस नहीं होता, बल्कि उसकी अमोर्टाइजेशन इनकम में से माइनस होती है। अब सवाल ये कि अमोर्टाइजेशन कैसे निकालनी है? जिस तरह डेप्रिसिएशन निकालते हैं वैसे निकालनी है? नहीं, इसका रूल डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन WDV मेथड था, अमोर्टाइजेशन कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन में फुल ईयर नील ईयर था, अमोर्टाइजेशन में प्रोपोर्शनल इन द ईयर ऑफ परचेज नील इन द ईयर ऑफ सेल। डेप्रिसिएशन में आपने सिंपल रेट लगाना है, अमोर्टाइजेशन में आपने यूजफुल लाइफ देखनी है, यूजफुल लाइफ की बेस पर आपने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा था उतने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बिल्कुल ऐसी है। जितने परसेंट इंटेंजिबल बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है उतने परसेंट अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। Depreciation cannot be more than cost. Yes, amortization cannot be more than cost. डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर निकालेंगे। यूजफुल लाइफ कितनी लेंगे?
या तो उसने सवाल में बताई होगी। 25 साल तक अगर उसने सवाल में बताई है तो बहुत अच्छा है, उसको ले लीजिए और उस बेस पर अमोर्टाइजेशन निकालें साल की। हाँ, अगर 25 साल से ज्यादा उसने बताई है तो हमने कितनी लेनी है मैक्सिमम? 25 ईयर्स। अगर उसने कुछ बताया ही नहीं है तो भी हमने कितनी लेनी है? 25 ईयर्स लेनी। लो सर, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन चार्ज ऑन इंटेंजिबल। कैसे आपने कैलकुलेट करना है? ए ओवर बी। व्हाट इज ए? कॉस्ट। व्हाट इज बी? यूजफुल लाइफ। फिर उसके बाद अगली बात यह है कि अगर एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने 1 अप्रैल 2024 को एसेट मंगवाया और वो उस तारीख को अवेलेबल फॉर यूज हुआ है, तो क्या इसकी पूरे साल की अमोर्टाइजेशन लेंगे? द आंसर इज नो। लेट्स से इसकी कॉस्ट थी 100 मिलियन और इसकी यूजफुल लाइफ थी 30 मिलियन, सॉरी 30 ईयर्स। तो क्या करेंगे? 100 मिलियन डिवाइड बाय 30 करेंगे? नो। 25 से ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? कितना हो गया? ये तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन है। हमने कब खरीदा? 1 अप्रैल 2024 में। सर अभी इसको प्रोपोर्शनेट करना है। किस तरह? नंबर ऑफ डेज की बेस पर। अप्रैल के दिन कितने हैं? 30। मई के कितने हैं? 31। जून के कितने हैं? तो भाई इंटू 91 डिवाइड बाय 365, दिस इज द अमाउंट। 0.996 आ गया। जी सर। तो आपको पता चला कि बी ओवर सी आपने क्यों किया है? नंबर ऑफ डेज की बेस पर पोर्शन किया है। यही आया, यही आया बेटे। ले सर। अच्छा जी, अगर एसेट बेचा, जितना गेन आया टैक्सेबल। अगर एसेट बेचा तो सेल प्रोसीड और डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करना है। अगर लॉस आ गया तो अलाउडेस्ट डिडक्शन, अगर गेन आ गया तो जिस साल एसेट बेचे उस साल की कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। सर एक अगली बात बताऊं बड़ी काम की। सर जी ये वाली डायग्राम अभी आपने देखी है, मैं दोबारा बताता हूँ। सर जी 60% एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो भाई जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे, और जितने परसेंट नहीं इस्तेमाल हो रहा उतने परसेंट अमाउंट लेस नहीं करेंगे। डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट, यार पढ़ा है ना अभी, ओनली फॉर बिजनेस यूज होगा। ये 9 लाख है, 60% एक तरफ ले गए, 40% एक तरफ ले गए। 60,000 माइनस करने की इजाजत है, 40,000 माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ तीसरी बात, अगर ये एसेट बेचा है तो अगर ये एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज हो रहा है और हमने ये एसेट बेच दिया है, तो डब्ल्यूटीवी में ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। याद है? ये वाली बात डेप्रिशिएबल के केस में है, इंटेंजिबल के केस में नहीं है। सिंपल जो डब्ल्यूडीवी है चुप करके वो लिख देनी है, बस खत्म। डेप्रिशिएबल के केस में ये वाली बात है कि जो नॉट अलाउड थी डेप्रिसिएशन उसे ऐड बैक करेंगे, लेकिन इंटेंजिबल के केस में नहीं है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कहते हैं पहले, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करना। अगर कारोबार शुरू करने से पहले कोई खर्चा किया गया है, फॉर एग्जांपल फिजिबिलिटी पर किया गया है, या प्रोटोटाइप मॉडल बनाने पर किया गया है, या ट्रायल प्रोडक्शन पर किया गया है, तो ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होती। अलबत्ता उसका 20% 5 सालों पर माइनस करने की इजाजत होती है। तो भाई 100 रुपए का खर्चा किया, 20, 20, 20, 20, 20 इस तरह माइनस करने की इजाजत। क्या एक और 20 माइनस कर सकते हैं? भाईजान नहीं कर सकते। और यार जितनी असल कॉस्ट है उससे ज्यादा तो माइनस नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लेस करना है, डिडक्शन अलावा है 20%, और इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास पेपर में एक बड़ा मजे का सवाल है, मुझे फिगर भी याद आ गई, 34 मिलियन का। उसने पिछले साल प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया, तो क्या इस साल मैं एड बैक करूंगा? नहीं करूंगा। पिछले साल एड बैक हो गया होगा, इस बार सिर्फ मैं लेस करूंगा 20% 5 सालों। यार यही करना था ना। तो ये एक सवाल आया हुआ है पास पेपर में, 3.4 मिलियन की फिगर है, उसका 20% लेकर लेस करना है। उसको 3.4 मिलियन को ऐड बैक इसलिए नहीं करना क्योंकि पिछले साल लेस किया, तो इस बार ऐड नहीं करना, वो पिछले साल ऐड हो गया होगा। 20% है, ये होगी बात। अच्छा जी, डिस्पोजल।
ये तो हम आपको बता चुके हैं पहले। एक्विजिशन कब समझा जाएगा? एसेट एक्वायर कर लिया, जब मैंने एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैं एसेट का मालिक बन गया, मेरे पास इख्तियार आ गया, मैं समझाऊंगा एसेट मैंने एक्वायर कर लिया। या मेरा पर्सनल एसेट था, जब मैंने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू किया, समझा जाएगा मैंने एसेट एक्वायर कर लिया है। याद रखना, अगर 5 मिलियन से ज्यादा की फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की और आप कैश में पे करें, या 1 मिलियन से ज्यादा की एसेट की वैल्यू और आप कैश में पे करें, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि इनकम में से माइनस करने की इजाजत। सर जी, पहली बात है कि ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसका मतलब ये है कि जाहिर बात है डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं होगी, इनिशियल अलाउंस भी लेस नहीं। अच्छा जनाब, कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट में क्या क्या जो एसेट है, आपने ना कॉस्ट की जब बात आए तो अपने अकाउंटिंग के रूल्स लगा देने हैं। जब भी कॉस्ट की बात आए, आपने अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक कर देने, चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी अकाउंटिंग के असूलों को अडॉप्ट करता है। मगर एक मोटी मोटी डिस्कशन ये है कि भाई जितने का एसेट खरीदा, दैट शुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगली बात, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन इन काइंड प्लस एनी कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एज कंसिडरेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने एसेट खरीदा, आपने 10 लाख रुपया पे किया, 10 लाख रुपया पे किया, इसका मतलब वो एसेट जो आपने खरीदा है वो 10 लाख का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला एक और पहलू है, आपने एसेट खरीदा और उसके बदले पैसे नहीं दिए, बल्कि अपना एक दूसरा एसेट दे दिया, एक्सचेंज किया, तो फिर वो जो एसेट नया खरीदा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने वैगनार ले लिया और कल्टस दे दी है, तो जो कल्टस दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ वैगनार। ऐसा भी हो सकता है आपने वैगनार ले लिया, कल्टस दे दी, साथ 2 लाख रुपया भी दिया, तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कल्टस प्लस 2 लाख शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एसेट खरीद लिए, उसको ऑल्टर करने में जो खर्चा आया है, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पर्सन इन एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट। एसेट आपने खरीदा और उसको ऑल्टर करने पर जो खर्चा है वो भी कॉस्ट का हिस्सा होगा। इम्प्रूव करने में जो आया है वो भी कॉस्ट का हिस्सा होगा। अगर कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो, अगर कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो, तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर एक एसेट प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्टेड है, आपने एक एसेट नया तामीर किया या बनाया है, तो जितना खर्चा उसको बनाने पर आया वो कॉस्ट ऑफ द एसेट होगी। अगर एसेट किस्तों पर लिया था और किस्तों का टाइम पूरा हो गया, अब आप उसके मालिक बन गए हो, आपने ये एसेट किस्तों पर लिया था, किस्त का टाइम पूरा हो गया और आप क्या बन गए? उसके मालिक बन गए हो, तो क्या कहा जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। अगर किस्तों 5 साल की किस्तें थी वो पूरी हो गई, अगर 5 साल की किस्तें थी वो पूरी हो गई, तो 5 साल गुजरने के बाद जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी, दैट शुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 5 साल की किस्तें थी और मैं थक गया, मैंने 2 साल बाद उसे कहा भाई कितने पैसे, उसने कहा 21 लाख, मैंने 21 लाख दे के उससे एसेट खरीद लिया, 21 लाख शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। यानी बारगेन परचेज प्राइस है। अगर प्री मेच्योर सेटलमेंट, अभी मेच्योरिटी नहीं आई, उससे पहले सेटलमेंट, तो बारगेन परचेज प्राइस। अगर मेच्योरिटी आ गई है तो रेजिडुअल वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। अब अगला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एसेट खरीदा, 5:15 है टाइम क्लास का, 5:15 ही होता है रोज टाइम। नहीं नहीं, आपकी मर्जी है, मैंने सिर्फ वैसे, मुझे लगा आप इंतजार ना करें बाकी आना। अच्छा जनाब, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी लोन, इसकी बात करने लगा हूं।
मैंने एक एसेट खरीदा, एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया। लोन क्या था? डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी था। एसेट खरीदा, एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया, लोन फॉरेन करेंसी में था। फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन बढ़ गई। अदर वे राउंड, मैंने एक एसेट खरीदा, एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया और फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से लायबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई, जिसकी वजह से इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन कम। ये इनिशियल अलाउंस एक बार होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में एसेट की वैल्यू कम हुई, अगले साल बढ़ी। अगर अगले साल बढ़ी है तो इनिशियल अलाउंस और पिछले साल की डेप्रिसिएशन को नहीं छेड़ना, अगले साल की WDV में प्लस माइनस करना है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये बात सोचनी है कि एसेट है, एसेट को अब अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस को ये गेन लॉस चार्ज करता है। टैक्स वाला कहता है प्रॉफिट एंड लॉस को गेन लॉस चार्ज नहीं करना, बल्कि आपने इसकी कॉस्ट में या इसकी WDV में ऐड या लेस करना है, जो भी गेन लॉस होगा। पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, यही मसला है उसमें भी। तो करना क्या था? उस WDV में गेन या लॉस ऐड या माइनस करना है, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं डालना। अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस को डाला होगा, उसको रिवर्स कर देना है। ये सवाल पिछली से पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ। अ पार्ट ऑफ, अच्छा जी, अगर एसेट का दो हिस्से हैं, हमने वॉशिंग मशीन और स्पिनर इकट्ठा खरीदा था। वॉशिंग मशीन अलहदा 1 लाख की थी और स्पिनर अलहदा 50,000 का था। पैकेज में खरीदा 1,20,000 रुपए का। वॉशिंग मशीन बेच दी 1,05,000 रुपए की। बताएं वॉशिंग मशीन खरीदी कितने की थी? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज की बेस पर अपोर्शन कर देंगे। हमने 120 की खरीदी थी, इनटू वॉशिंग मशीन 1 लाख है, डिवाइडेड बाय दोनों को जमा कर दें 1.5 लाख। जी सर जी बताइएगा। 80,000, तो भाई कितने का गेन आ गया? 25,000। एक सवाल है कैपिटल गेन में, उसमें स्कल्पचर का सवाल है, उसमें भी यही वाली एडजस्टमेंट है एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, अगर आपने एक एसेट एक्वायर, अगर आप लैपटॉप ठीक करते हैं और आपने 10 लैपटॉप ठीक करने के बदले एक लैपटॉप ले लिया है, तो सवाल ये कि उस लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी? तो इसका जवाब है 10 लैपटॉप ठीक करने के चार्जेस वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। और अगली बात यह कि भाईजान, अगर गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट, कोई सब्सिडी, कोई रिबेट दे दे, तो वो कॉस्ट में से लेस हो जाती है। गवर्नमेंट कोई ग्रांट, कोई सब्सिडी, कोई रिबेट दे दे तो वो कॉस्ट में से लेस हो जाती है। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर एनी, और बोर्ड इसके अलावा भी रूल्स बता सकती है कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए। और हमारी अगली बात है कंसिडरेशन रिसीव्ड। कंसिडरेशन रिसीव्ड में हम क्या कहते हैं? कितने का एसेट बिका, क्या समझा जाएगा कितने का एसेट बिका? अगर मैंने जितने पैसे लिए या जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उतने का एसेट बिका, फेयर मार्केट वैल्यू या पैसे जो वसूल किए, विच एवर इज हायर। क्या समझा जाएगा कितने का एसेट बिका? अगर इन काइंड थी, मैंने मैंने कल्टस दी है और वैगनार ली है, तो मेरी कल्टस कितने की बिकी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वैगनार, जो गाड़ी मैंने ली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस माइनस जो कैश दिया या लिया है। अगर एक एसेट डिस्ट्रॉय हो गया था, आपने, वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस के मुताबिक आपको पैसे मिले, तो जो पैसे इंश्योरेंस के मुताबिक मिले दैट वुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। अगर मैंने और उस पार्टी ने जिसका एसेट था बैठ के डील कर लिया और सेटलमेंट हो गई, दैट वुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। और अगर जुडिशियल डिसीजन है, अदालत का फैसला है, अगर अदालत का फैसला है, तो जो अदालत ने फैसला सुना है दैट वुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड। सर, अगली बात,
The consideration received from an asset treated as disposed of when applied to personal use or to discarded or cease to be used shall be the fair market value of the asset determined at the time it is applied. सर जी अगर बिजनेस का एसेट मैंने पर्सनल यूज करने लग गया तो जिस दिन मैंने पर्सनल यूज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब यहां पर एक बार रुक के ये बात सुन लो कि भाई आपने आपने किस्तों पर चीजें दी हुई थी और मेच्योरिटी आ गई, किस्तें पूरी हो गई, क्या समझा जाएगा एसेट कितने का बिका? रेजिडुअल वैल्यू का। आपने किस्तों पर चीजें ली हुई थी और मेच्योरिटी आ गई, क्या समझा जाएगा एसेट कितने का खरीदा? रेजिडुअल वैल्यू का। लेकिन यहां पर इसने एक बात और लिखी है, अगर लीज रेंटल्स प्लस रेजिडुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो समझा जाएगा रेजिडुअल वैल्यू इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर लीज रेंटल प्लस रेजिडुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो समझा जाएगा रेजिडुअल वैल्यू इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड। वॉशिंग मशीन प्लस स्पिनर इकट्ठा पैकेज में बेचा है 1,20,000 रुपए का, जबकि वॉशिंग मशीन की अलहदा कीमत कितनी थी? 1 लाख। और स्पिनर की अलहदा फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1.5। तो क्या करेंगे, क्या समझा? वॉशिंग मशीन अकेली बेच दी, कितने की बिकी? सर जी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। जी जी सर जी, समझा जाएगा 80,000 की वॉशिंग मशीन बिकी है। ठीक हो गया सर जी? दोनों केसेस में, उस केस में खरीदी थी तो हम क्या कहते थे? उस केस में खरीदी थी तो हम कहते थे फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज की बेस पर अपोर्शन करेंगे। इस केस में बेची है तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस पर अपोर्शन करेंगे। बोर्ड इसके अलावा भी कंसिडरेशन के हवाले से रूल्स बना सकता है। मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस की सारी एडजस्टमेंट, एक चीज जो है वो इंटेंशनली मैंने सोचा था कि अगर एंड पे टाइम रहा तो बताऊंगा, वो है स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस चूंकि अलहदा टॉपिक है, उसकी एक वीडियो से काम चल सकता है, लेकिन मैं आपको दरमियान में डिडक्शन नॉट अलाउड की वीडियो तो नहीं ना दे सकता सर। तो मैंने आपको आज के दिन में सारे हेड्स ऑफ इनकम अदर देन सैलरी बताए हैं, और सिर्फ आपको जो वीडियो मिल रही है चैप्टर नंबर 7-8 में, वो मिल रही है स्पेकुलेशन बिजनेस की। और चैप्टर नंबर 6, 9 और 10 में जो वीडियो मिल रही है वो कौन सी है? वॉशेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये एक वैसे ही पास पेपर बड़ा अच्छा है प्रॉफिट ऑन डेट का, वो मैंने वैल्यू एडिशन के तौर पर शेयर कर दिया। ये टोटल डिस्कशन है जो मैंने आपके साथ की। अब बताइए, कोई सवाल है तो पूछिए। जी बताइए। जो एग्जाम्प्ट वाली बात है, थोड़ा सा मुझे कुछ तो बात बताएं। जी जी बताइए। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी
जिसको खरीदें और पूरी अमाउंट एज डिडक्शन ला हो जाए, वो भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट वो होती है जिस पर इनिशियल अलाउंस मिलता है। तो अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा, लेकिन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में आप सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो उस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। इसको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, इनिशियल अलाउंस किसी मशीन पर एक बार मिलता है, तो आप जिससे खरीदेंगे उसने इनिशियल अलाउंस ले लिया होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एक बंदा पाकिस्तान से बाहर है, वो सेकेंड हैंड आप वहां से इंपोर्ट करते हैं तो इस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा। .4 वो कहता है प्लांट एंड मशीनरी डिडक्शन अलाउड फॉर एंटायर कॉस्ट। सर जी देखिए, अगर आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा और वो सारे का सारा एस डिडक्शन अलाउ है, फिर इस पर तो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी ना, वो तो पूरा खर्चे के तौर पे माइनस हो गया। सर समझ आ रही है? मैं वैसे आपको समझने के लिए एक पॉइंट बताने लगा हूं। यार एसेट और एक्सपेंस में पता है क्या फर्क होता है? एसेट वो होता है जो आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपेंस के तौर पे माइनस होता है, और एक्सपेंस वो होता है जो पूरा ही माइनस हो जाता है। तो अगर कोई 100 रुपए का एसेट है, वो पूरा माइनस हो गया तो फिर वो एसेट थोड़ी रहा, वो तो एक्सपेंस आउट हो गया। सर समझ आ रही है? ये पॉइंट है जी। और कोई सवाल? जी जी। एक बार डिसअलाउंस वाली बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अली कोई सवाल है तो आप भी ले आए। अब मेरी बात आराम से सुनिए। आपने पेमेंट की 100 की, आपको टैक्स काट के करनी चाहिए थी, आपने टैक्स नहीं काटा। आपको टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी, आपने टैक्स नहीं काटा। तो ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स है, अगर ये रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स है, तो ये एज डिडक्शन अलाउ होगा। कितना? 80%। 80% एज डिडक्शन अलाउ होगा, 20% एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। लेट से 100 रुपए का खर्चा था, अब हम करेंगे ये 100 रुपए का एक्सपेंस था, आपने टैक्स काटे बगैर पे कर दिया, तो ये 100 रुपए एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, जितनी ओवरऑल परचेजेस है, लेट से ओवरऑल परचेजेस थी 200 की, 200 का 20% लेंगे, कितना बन गया? 40। इन दोनों में से इन दोनों में से जो लोअर होगा वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, उसे ऐड बैक कर देंगे। अकाउंटेंट ने तो पूरा 100 ही माइनस कर दिया होगा ना। तो टैक्स वाला जब वर्किंग करेगा वो क्या करेगा? वो देखेगा मैक्सिमम अलाउड कितना है, जितना अलाउड होगा बस वो माइनस होगा। ये 20% डिसअलाउड है, इसको ऐड बैक कर देंगे। क्लियर हो गया सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था।